Good morning. Today is 17th of May 2017 and we are going to discuss the articles of The Hindu. सबसे पहले नजर डालते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला जो आर्टिकल है मालवेयर रैंसमवेयर के बारे में है। इस मालवेयर ने दुनिया भर के विभिन्न देशों में साइबर अटैक किया और बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस और इंडिविजुअल कंप्यूटर्स से उनको अपना डेटा एक्सेस करने से रोका और इसके बदले में फिरौती भी मांगी। इन तमाम तरह के इश्यूज पर चर्चा करेंगे इस आर्टिकल से। नीचे का जो आर्टिकल गोल्ड यानी सोने की बढ़ती हुई डिमांड को लेके है। गोल्ड की डिमांड क्यों बढ़ रही है, क्या इससे नुकसान होता है और पास्ट में क्या कदम उठाए गए थे सरकार के द्वारा, इन तमाम तरह के मुद्दों पर चर्चा करेंगे इस आर्टिकल से। बीच का जो आर्टिकल है आने वाली 19 मई को ईरान में इलेक्शंस होने जा रहे हैं, तो बिल्कुल माइन्यूट डिटेल्स जानने की आवश्यकता तो नहीं है, फिर भी जानेंगे कि क्या सिनेरियो उभर के आ रहा है। अगर फिलहाल के जो करंट प्रेसिडेंट हैं फिर से जीतेंगे तो इसका क्या फर्क पड़ेगा। नीचे का जो आर्टिकल है, कल हमने आईआईपी के बारे में डिस्कस किया था, प्रीलिम के लिए काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर भी डिस्कशन करी थी। आज फिर से आर्टिकल आईआईपी के ऊपर में है जो इसके बेस ईयर और बास्केट्स का एक्सपेंशन किया गया है, तो फिर से कुछ नए पॉइंट्स जो भी बनेंगे उनको हम डिस्कस करेंगे इस आर्टिकल से। यहां पे जो आर्टिकल है, आज बुधवार है, बुधवार को आपको पता है एक इंटरव्यू प्रकाशित होता है, तो आज का जो इंटरव्यू है लेफ्टिनेंट जनरल डी.एस. हुड्डा के साथ में है। ये रिटायर हो गए और आर्मी की नॉर्दर्न कमांड के ये हेड थे, तो कश्मीर की सिचुएशन को बारीकी से जानते हैं। इनके कुछ व्यू पॉइंट्स पर चर्चा करेंगे जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं और हमारा व्यू पॉइंट बनाने के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। नीचे का आर्टिकल ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ये जो आर्टिकल है एग्रीकल्चर कमोडिटीज के प्राइसेस क्रैश कर रहे हैं, क्यों क्रैश कर रहे हैं जानेंगे इस आर्टिकल से। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले रैंसमवेयर मालवेयर के अटैक से। देखिए ये अटैक हुआ, रैंसमवेयर मालवेयर ने अटैक किया और इसने दुनिया भर के एक प्रकार से जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इवन इंडिविजुअल कंप्यूटर्स हैं, उनको रोका अपना डेटा एक्सेस करने से। देखिए इस प्रकार की इमेज उभर कर आई जब बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में या फिर इंडिविजुअल कंप्यूटर्स ने अपना एक प्रकार से फोल्डर खोलने की कोशिश करी, कोई ड्राइव ओपन करने की कोशिश करी, तो इस प्रकार की इमेज उभर के आई उनके कंप्यूटर पे। ये काइंड ऑफ जो एक प्रकार से फिरौती मांगी जा रही है हैकर्स के द्वारा। ये देखिए ये यूं पूछ रहा है कि अगर आप अपना डेटा एक्सेस करना चाहते हो तो हमें पैसे दीजिए। $300 से लेके $600 डिमांड किए गए थे। तो बहुत बड़ा ये अटैक था और एक प्रकार से व्यापक अटैक था, कई देशों में फैला हुआ ये अटैक था। तो उसी के बारे में कुछ डिटेल्स जानते हैं। देखिए अगर यूपीएससी पूछेगी कि कौन सा मालवेयर यूज हुआ था इस अटैक में, तो रैंसमवेयर मालवेयर था। मालवेयर होता क्या है? मालवेयर काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर ही होता है। सॉफ्टवेयर तो देखिए आपको पता होगा, काइंड ऑफ एक प्रकार से इंस्ट्रक्शंस यूज की जाती हैं, स्टैक ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है सॉफ्टवेयर जो कि कस्टमर्स को दिया जाता है कंपनीज के द्वारा अपना काम आसान बनाने के लिए। जैसे पावर पॉइंट यूज कर रहा हूं मैं, तो पावर पॉइंट में क्या होगा कि अगर मान लीजिए ये सॉफ्टवेयर मेरे पास नहीं होगा तो बहुत ज्यादा कम्बरसम मेरा काम हो जाएगा, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ने एक पूरा सॉफ्टवेयर बना के दे दिया कि आप ये यूज कर लीजिए, आपका काम आसान है। तो जो ये मालवेयर होता है काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर ही होता है, लेकिन ये विलन होता है, काम बुरा करता है। सॉफ्टवेयर जो होता है वो हीरो होता है। जैसे मान लीजिए मिस्टर इंडिया फिल्म है, अब दोनों तो मिस्टर इंडिया भी आदमी और जो मोगैम्बो है वो भी आदमी है, लेकिन मोगैम्बो विलन है। तो जो मालवेयर है वो भी सॉफ्टवेयर है लेकिन एक विलन है। ये मतलब ये रोकता है दूसरे कंप्यूटर्स को, उनका एक प्रकार से उनको काम करने से रोकता है, उनके डाटा को एक्सेस से रोकता है। समझ गए? तो बुरा काम करता है मालवेयर, होता सॉफ्टवेयर ही है। तो इसने क्या किया, इनक्रिप्ट कर दिया पूरे डेटा को। रैंसम जो मालवेयर था इनक्रिप्ट कर दिया पूरे डेटा को और एक्सेस को मुश्किल बना दिया। अब आपके जहन में एक बात ये भी आई होगी अगर प्रीलिम में क्वेश्चन आए कि मालवेयर और वायरस में क्या डिफरेंस होता है, क्योंकि ये काम तो जो काम मालवेयर कर रहा है वो तो वायरस भी करता है। देखिए दोनों ही एक प्रकार से, जो मालवेयर है वो वायरस है। वायरस के कई प्रकार से और भी टाइप हो सकते हैं, जैसे एडवेयर। कई बार आपने अपने कंप्यूटर में देखा होगा कि इस तरह का सिनेरियो आपके सामने आता है कि जिस पे भी आप क्लिक करो ऐड खुल जाती है। ये भी एक प्रकार से वायरस होता है। तो वायरस के कई तरह के टाइप्स हो सकते हैं। मालवेयर भी वायरस का एक टाइप है, एडवेयर भी मालवेयर का एक टाइप है। तो एक प्रकार से जो वायरस है वो बड़ी टर्म है। ये देखिए सर्कल से समझ लेते हैं, ये पूरा सर्कल अगर वायरस का है तो ये वायरस के अंदर में मालवेयर भी आता है, वायरस के अंदर में एडवेयर भी आता है और भी दूसरी तरह की चीजें भी आती हैं वायरस के अंदर में। तो देखिए एक बात ये आती है दिमाग में कि इतना बड़ा अटैक जो ये हैकर्स हैं वो कैसे कर पाए। एक्चुअली उन्होंने में ना यूएस का एक स्पाई एजेंसी का कोड चुरा लिया। अब देखिए यूएस तो आपको पता है जो सीआईए है ये तो कितनी पावरफुल होती हैं। अब यूएस ने इस तरह के हथियार बना के रखे हैं कि अगर जरूरत पड़ने पे वो दुनिया के कंप्यूटर्स पे अटैक भी कर सकते हैं, और उसी कोड को चुरा लिया इन हैकर्स ने। समझ गए? ये कोड था वो यूएस की स्पाई एजेंसी का था, सीआईए वगैरह का कोड था। हैकर्स ने उस कोड को चुरा लिया
किसी देश के पास में ऐसी पावर होना तो चलो जमता है कि किसी देश ने इतनी पावर जमा कर रखी है, युद्ध के टाइम में बचा के रखी है, युद्ध में इसे यूज करने के लिए। लेकिन हैकर्स के पास में इतनी ज्यादा पावर कि पूरे देश को पूरे दुनिया को हिला के रख दिया उन्होंने। देखिए कितनी बड़ी बड़ी जो एजेंसीज हैं वो प्रभावित हुई। पूरे यूके की नेशनल हेल्थ एजेंसी प्रभावित हुई, जर्मन ट्रांसपोर्ट की कंपनी है ये भी प्रभावित हुई, कोरियर एजेंसी फेडेक्स ये भी प्रभावित हुई, जो रिनोल्ट कार मेकर है जिनकी कारें आती है रिनोल्ट डस्टर वो भी प्रभावित हुई। तो इतने बड़े व्यापक लेवल पर यह अटैक था। और देखिए ये तो बाय चांस ही रुक गया, एक्सीडेंटली ये स्टॉप हो गया। एक प्रकार से मालवेयर टेक्नोक्रेट थे, उन्होंने अपने किसी डोमेन नेम को रजिस्टर करवा रखा था मालवेयर की सहायता से, लेकिन अभी तक वेबसाइट नहीं बनाई थी। तो उस चीज ने इस अटैक को रोक दिया, अदरवाइज ये अटैक और भी ज्यादा फैल जाता। तो ये देखिए कुछ आंकड़ा है, एक अनुमान के हिसाब से $4 बिलियन तक की ग्लोबल इकोनॉमी को नुकसान पहुंचा इस साइबर अटैक से। और इस अटैक ने यह भी दिखा दिया कि देखिए बिल्कुल भी प्रिपेयर्डनेस नहीं है, यानी विभिन्न देश एक प्रकार से तैयार नहीं है इस प्रकार के अटैक को हैंडल करने के लिए। मान लीजिए भविष्य में अगर यूएस खुद ही इस तरह के अटैक करता है किसी दूसरे देशों पे, तो दूसरे देश बिल्कुल भी तैयार नहीं है। ये तो देखिए गनीमत रही कि हमारे देश पे इसका असर हुआ नहीं, अदरवाइज काफी नुकसान हो जाता। देखिए जो माइक्रोसॉफ्ट है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने भी पिछले ही दिनों अपने कुछ लैकुनास को भरे थे, यानी माइक्रोसॉफ्ट को कुछ दिनों पहले पता लग गया था कि कुछ गैप्स हैं उनकी सिक्योरिटी को लेके। इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट ने उन गैप्स को फिल कर दिया था। अब देखिए इससे भी डाउट आता है कि माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनीज भी एक प्रकार से इस अटैक से अछूती नहीं है, उन पर भी असर हो सकता है। आगे क्या आता है, आगे देखिए कुछ वे फॉरवर्ड है। सबसे पहले तो हमें यह देखना चाहिए कि विभिन्न देश जो हैं वो क्या कर रहे हैं। ना सिर्फ हमें देखना है हमारे देश के अंदर में इंडिया क्या कर रहा है, बल्कि जो अन्य देश हैं उनको भी देखना चाहिए। क्योंकि देखिए आज जो सभी देश हैं आपस में कनेक्टेड हैं। अगर इस तरह का अटैक अगर यूके में होगा तो उसका असर हमें भी देखने को मिलेगा भविष्य में। बाय चांस इस बार हमारे पे असर नहीं हुआ, लेकिन जो विभिन्न देश हैं आपस में देखिए कनेक्टेड हैं, तो अगर एक देश पे अटैक होता है तो दूसरे देश पे भी उसका असर देखने को मिलता है। तो सभी देशों को यह देखना होगा कि उन्होंने अभी तक किया क्या है इस तरह के अटैक से निपटने के लिए। अगर कुछ भी नहीं किया तो जल्द से जल्द कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाने चाहिए। और एक देखिए यूएस की भी गलती है, यूएस से वो एक प्रकार से कोड को चुराया गया। और पहले एक प्रकार से पास्ट में बताया भी गया था कि यूएस में जहां पे ये कोड था वहां पे बताया गया था कि देखिए इस कोड को चुराया जा सकता है। और एक प्रकार से साइबर सिक्योरिटी में काफ़ी सारे लैकुनास हैं, कमियां हैं, लेकिन उस बात को दबा दिया गया क्योंकि देखिए यूएस को लगा कि अगर ये बात सामने आ गई तो एक प्रकार से नेशनल इंटरेस्ट को खतरा पैदा हो जाएगा। देखिए एक हमेशा ना एक बैलेंस बनाने की आवश्यकता होती है नेशनल इंटरेस्ट में और दूसरी चीज़ों में। अब देखिए मैं एग्जांपल के तहत बताता हूँ। मान लीजिए कश्मीर में कोई एक प्रकार से सिक्योरिटी लैप्स है, कहीं ऐसा लगता है हमें कि यहाँ पे देखिए सिक्योरिटी नहीं है पूरी कश्मीर के अंदर में। अब देखिए एक चीज़ तो ये हो सकती है, एक केस तो ये हो सकता है कि मीडिया उस चीज़ को बहुत ज़्यादा हाईलाइट करे कि हाँ भाई यहाँ पे देखियो यहाँ पे बिल्कुल सिक्योरिटी नहीं है। लेकिन डर ये लगता है कि अगर मीडिया इस चीज़ को बहुत ज़्यादा हाईलाइट करेगी तो आतंकवादी उस चीज़ का सामना एक प्रकार से उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो हमेशा एक बैलेंस बनाने की आवश्यकता होती है इस चीज़ में कि मीडिया उस चीज़ को बहुत ज़्यादा हाईलाइट भी ना करे, इतना हाईलाइट भी ना करें कि एक प्रकार से आतंकवादी उसका फ़ायदा उठा लें, लेकिन वो चीज़ सरकार के सामने जरूर आनी चाहिए ताकि सरकार उस चीज़ को एक प्रकार से भर सके, जहां भी सिक्योरिटी लैप्स है उसको फिल कर सके। तो यही हुआ अमेरिका में। अमेरिका में साइबर सिक्योरिटी पर एक प्रकार से सवाल उठाए गए थे, लेकिन वहां की सरकार ने ज़्यादा कदम उठाए नहीं, उसको हाईलाइट नहीं होने दिया, बाहर नहीं आने दिया। क्यों? क्योंकि उनको लगता था ये चीज़ बाहर आ जाएगी, ये लैप्स बाहर आ जाएंगे तो उनकी नेशनल इंटरेस्ट को नुकसान पहुंचेगा। तो आर्टिकल कहता है कि देखिए एक बैलेंस बनाने की आवश्यकता है और एक प्रकार से आने वाले दिनों में तो ये साइबर थ्रेट्स हैं वो और ज़्यादा विकराल रूप धारण करेंगी और ये बढ़ेगी ही, और ग्लोबल इंप्लीकेशंस उसकी होगी। तो एक प्रकार से विभिन्न देशों को आपस में कोऑपरेट करके इस चीज का समाधान निकालना चाहिए और क्या रहना चाहिए कि अगर भविष्य में इस तरह का अटैक होता है तो उसको एक प्रकार से आक्रामक रूप से उसका सामना कर सकें। तो ये पूरा आर्टिकल है। अब चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ में। सोने की बढ़ती हुई डिमांड को लेकर यह आर्टिकल है। देखिए सोने की जो डिमांड है वो बढ़ती ही जा रही है और इससे ट्रेड डेफिसिट काफी बढ़ रहा है। ये देखिए पहले आप डिमांड देख लीजिए, आंकड़ों के हिसाब से डिमांड कितनी बढ़ रही है। देखिए मार्च 2017 में 4.117 मिलियन थी, यानी 4.17 बिलियन की डिमांड थी, और जबकि मार्च में ही पिछले साल 2016 में डिमांड थी सिर्फ $974 मिलियन। अगर अप्रैल की बात करें तो देखिए 2016 अप्रैल में सोने की डिमांड थी $1.23 बिलियन, और जबकि अप्रैल 2017 में यानी इस साल सोने की डिमांड है $3.85 बिलियन। तो कितने गुना बढ़ गई? ऑलमोस्ट 3 गुना बढ़ गई, और ये तो ऑलमोस्ट देखिए 5 गुना बढ़ गई मार्च में। तो इतनी ज़्यादा सोने की डिमांड बढ़ रही है। देखिए सोने की डिमांड बढ़ने से ट्रेड डेफिसिट काफ़ी बढ़ जाता है। ये देखिए क्योंकि सोना को हम एक प्रकार से गोल्ड को इंपोर्ट करते हैं, तो ट्रेड डेफिसिट क्या होता है? ट्रेड डेफिसिट होता है जब हम इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हो और एक्सपोर्ट कम कर रहे हो, तो होता है
ट्रेड डेफिसिट। ट्रेड सरप्लस तब होता है जब हम एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे होते हैं और इंपोर्ट कम कर रहे होते हैं। तो अभी देखिए सोना तो हम बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं, तो सोने की डिमांड बढ़ रही है, तो इसका मतलब हमारा ट्रेड डेफिसिट बढ़ रहा है बड़ी संख्या में। तो ये देख लीजिए, आंकड़ा देख लीजिए, ट्रेड डेफिसिट अप्रैल 2017 में था $13.2 बिलियन और सिर्फ $4.8 बिलियन था अप्रैल 2016 में। तो काइंड ऑफ देखिए 3 गुना ट्रेड डेफिसिट हमारा बढ़ चुका है सोने के कारण में। वैसे तो देखिए हमारे एक्सपोर्ट में तो 20% की बढ़ोतरी हुई है, लेकिन सोना इतना ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं कि वो एक्सपोर्ट में थोड़ी बहुत जो बढ़ोतरी हुई थी वो एक प्रकार से बिल्कुल नगण्य साबित हुई है। इंपोर्ट जो बढ़ा है, सोने का इंपोर्ट जो बढ़ा है उसके सामने। अब देखिए, अब विचित्र बात एक ये है कि सरकार ने काफ़ी सारे कदम उठाए थे पिछले साल ही। जैसे ये देखिए, कदम के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। सरकार ने कौन कौन से कदम उठाए थे। 3 स्कीम्स मेनली सरकार लेके आई थी। गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम, जिसमें एक प्रकार से इंडिविजुअल्स को यानी कस्टमर्स को ये प्रपोजल दिया गया था कि अगर आप अपना सोना बैंकों में जमा कराते हो तो उसके प्रति आपको इंटरेस्ट रेट मिलेगा, अगर आप अपना सोना बैंक के अंदर में जमा करा रहे हो तो काफ़ी तरह की डिटेल्स हैं इसके बारे में। अभी तो देखिए स्कीम इतनी नई नहीं है, फिर भी आप देख लीजिएगा। जैसे मिनिमम डिपॉजिट 30 ग्राम का होना चाहिए, इंटरेस्ट रेट इतना मिलेगा 2.25 से 2.5%, और कौन कौन इसमें पार्टिसिपेट कर सकते थे, रेजिडेंट इंडियंस, म्यूचुअल फंड्स, ETF, ये सब चीज़ें। तो थोड़ी बहुत डिटेल्स हैं, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए तो। प्रीलिम में इंपॉर्टेंट है, मेंस में तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। एक सोवरेन गोल्ड बॉन्ड की स्कीम भी लॉन्च की गई थी। इसमें एक प्रकार से बॉन्ड खरीदने का मौका दिया गया था। और तीसरी जो स्कीम थी, एक प्रकार से सोने के जो सिक्के कस्टमर्स खरीद रहे थे उन पे एक प्रकार से हमारा अशोक चक्र या फिर महात्मा गांधी की जो पिक्चर थी वो अंकित थी। क्योंकि देखिए मान लीजिए इस तरह की चीज़ें अंकित होती हैं तो फिर इनको पिघलाया नहीं जा सकता। तो ये तमाम तरह के कदम उठाए गए थे सरकार के द्वारा ताकि सोने के इंपोर्ट को रोका जा सके, सोने की डिमांड को रोका जा सके। क्योंकि देखिए सोने की डिमांड है वो कई चीज़ों से बढ़ती है, कई वजह होती हैं इसके। देखिए ये कुछ वजह हैं। एक तो देखिए काफ़ी सिक्योर लगता है और लोगों को लगता है कि देखिए अगर सोने में इन्वेस्ट करेंगे तो उनकी जो वेल्थ है वो सिक्योर रहेगी। और एक प्रकार से काला धन को छुपाने के लिए भी सोने का यूज़ किया जाता है। शादी ब्याह में दिखाने के लिए कि देखिए हमारे पास पैसा है, तो ज्वेलरी काफ़ी ज़्यादा खरीदी जाती है। ये भी एक मुख्य कारण है कि सोने की काफ़ी ज़्यादा खरीदारी की जाती है। इवन अनफॉर्चुनेट दहेज के लिए भी सोने की काफ़ी खरीदारी की जाती है। स्टेबिलिटी तो हमने डिस्कस किया, क्योंकि देखिए काफ़ी ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट है, जैसे प्रॉपर्टी के रेट हैं कम हो गए, ज़्यादा हो गए, या फिर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया तो फ़ायदा हुआ, नुकसान हुआ। लेकिन आमतौर पे जो सोना है उसकी जो कीमतें हैं वो इतनी ज़्यादा कम नहीं होती। जो इन्वेस्टमेंट है वो सिक्योर रहती है, इसलिए काफ़ी ज़्यादा सोने में एक प्रकार से इन्वेस्टमेंट होती है जनता के द्वारा। ये देखिए जो हमने डिस्कस किया कि डिमांड बढ़ रही है लोगों की सोने के प्रति, अट्रैक्शन बढ़ रही है। देखिए ये काफ़ी नुकसानदायक है। नुकसानदायक क्यों है? देखिए मान लीजिए जनता अगर अपना पैसा बैंकों के अंदर में जमा कराती है तो देखिए बैंक क्या करेंगे, उसी पैसे को यूज कर सकते हैं किसी और जरूरतमंद को लोन देने में। मान लीजिए हमने पैसा जमा कराया तो उसी पैसे को जो एक प्रकार से बैंक्स हैं दूसरी कंपनीज को लोन पे दे देगी, और ताकि वो कंपनीज एक प्रकार से अपना बिजनेस इस्टेब्लिश कर लें, नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को इस्टेब्लिश कर लें। तो नए बिजनेस इस्टेब्लिश होंगे तो इससे हमारे देश की GDP बढ़ेगी और ग्रोथ रेट बढ़ेगी। लेकिन अगर जनता उसी पैसे को अगर मान लीजिए सोने में इन्वेस्ट करके अपने घर के अंदर में स्टोर करके तिजोरी में बंद करके रख लेती है तो उससे नुकसान होता है देश की इकोनॉमी को। क्योंकि देखिए वो तो इनएक्टिव हो गया ना, इतनी ज़्यादा वेल्थ है, अगर वो बैंकों के अंदर में आएगी तो उसको यूज किया जा सकता है। अगर वैसे ही पड़ी रहेगी सोने के रूप में तो उसका फ़ायदा क्या? फ़ायदा नहीं है ना कुछ, देश की इकोनॉमी आगे नहीं जाएगी। तो सरकार को देखिए सबसे पहले तो परखना चाहिए, देखना चाहिए कि एक्चुअल चीज़ें हैं क्या, क्यों लोग आकर्षित हो रहे हैं और क्यों ये स्कीम फेल हुई। ये 3 स्कीम जो सरकार ने लॉन्च करी थी पिछले साल, सिर्फ 1% लोगों ने अपना अपना सोना जमा कराया बैंक्स के अंदर में, या फिर जो बॉन्ड्स खरीदे या फिर जो सोने के सिक्के थे वो खरीदे, सिर्फ 1%। तो सरकार को देखना होगा कि ये स्कीम्स आपकी फेल क्यों हुई और एनालिसिस करके प्रॉपर कदम से उठाने पड़ेंगे ताकि जो ट्रेड डेफिसिट है, क्योंकि देखिए एक लेवल के बाद में अगर करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ता है, ट्रेड डेफिसिट बढ़ता है, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस पैदा होने का खतरा ज़्यादा पैदा हो जाता है। तो इसीलिए सरकार को ध्यान रखना होगा इस पूरी चीज़ पे ताकि देश की इकोनॉमी में भी स्टेबिलिटी रहे। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ में। अगला आर्टिकल देखिए, ये आर्टिकल ईरान से रिलेटेड है। ईरान में आने वाली 19 मई को इलेक्शंस होने जा रहे हैं। तो अभी जो ईरान के राष्ट्रपति हैं वो है हसन रूहानी, ये करंट प्रेसिडेंट हैं, मॉडरेट हैं ये, और वेस्ट के साथ में इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूक्लियर डील नेगोशिएट करी थी। उसके बाद में काफ़ी सारे जैसे एक प्रकार से ईरान की तरफ माना गया था कि हम थोड़े समय के लिए अपना जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो रोक देंगे, और इसके बदले में जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं सैंक्शंस हटा लिए थे ईरान से, और इवन जो ईरान का फंसा हुआ पैसा था US के बैंक्स में वो भी रिलीज़ कर दिया गया था। तो ये डील हुई थी ईरान के बीच में और एक प्रकार से वेस्टर्न कंट्रीज़ के बीच में। और अब देखिए उसका काफ़ी विरोध किया था एक कंजर्वेटिव फैक्शन ने ईरान के अंदर में। अब
दूसरी तरफ जो हसन रूहानी के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे हैं इब्राहिम रेजी, ये एक प्रकार से अल्ट्रा कंजर्वेटिव हैं। ये कहते हैं कि वेस्ट के साथ कोई डील होनी ही नहीं चाहिए, यानी वेस्टर्न कंट्रीज जो हैं वो हमारे दुश्मन हैं, एंटी वेस्ट बात करते हैं ये। वैसे तो और भी काफ़ी तरह की बातें करती हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी ज़्यादा हो गई है, इकोनॉमी ईरान की अच्छे से डील नहीं कर रही है, लेकिन वो सब बातें तो देखिए हर इलेक्शन में होती है। जो मेन बात ये है वेस्ट वर्सेज में एंटी वेस्ट। अब इनको सपोर्ट कर रहे हैं वहाँ पे जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं एक प्रकार से अली खामेनी। देखिए ईरान जो है वो थियोक्रेटिक कंट्री है, जैसे हमारे देश में तो धर्म का कोई रोल नहीं है। अब जैसे इलेक्शंस होते हैं तो कोई भी सुप्रीम लीडर, अब जैसे रिलीजियस लीडर्स हैं बाबा रामदेव या कोई उलेमाज हैं या फिर कोई पादरी हैं, उन सबका कोई रोल नहीं है हमारे देश की राजनीति में। लेकिन ईरान में ऐसा नहीं है। ईरान थियोक्रेटिक कंट्री है, वहाँ पे रिलीजियस लीडर का रोल है। जो सुप्रीम लीडर हैं इनके हाथों में वहाँ पे कमान है और काफ़ी कुछ है, काफ़ी कुछ पावर्स हैं, इवन ज़्यादा ही पावर्स हैं इनके हाथों में। ये सपोर्ट कर रहे हैं एक प्रकार से इब्राहिम रेजी को, इनका पूरा आशीर्वाद है। क्योंकि देखिए जब ईरान में 1979 में इस्लामिक रेवोल्यूशन आया था उसके बाद से थियोक्रेटिक रूल आया था और वो एंटी वेस्ट रूल है। इसीलिए जो ये है अली खमेनी है ये एक प्रकार से एंटी वेस्ट स्टैंड को सपोर्ट कर रहे हैं फिलहाल। तो अब आपके जहन में ये बात आई होगी कि देखिए अगर इनकी इतनी ज़्यादा चलती है तो फिर पहले इन्होंने हसन रूहानी को चुनने ही क्यों दिया। देखिए एक प्रकार से जनता भी तो चाहती थी ना, जनता ने इनको वोट दिए थे, तो काइंड ऑफ ऑटोक्रेट होते हैं वो भी एक प्रकार से उनको थोड़ा बहुत तो जनता की भावनाओं का सम्मान करना पड़ता है। इवन आर्टिकल के लास्ट में ये भी संदेह जताया जा रहा है कि खतरा इस बात का भी है अगर रूहानी जीत भी गए तो फिर भी अली खमेनी जो वहाँ के सुप्रीम लीडर हैं उनको इस बार सत्ता से हटा सकते हैं, बेदखल कर सकते हैं, क्योंकि एंटी वेस्ट भावनाएं हैं। अभी एंटी वेस्ट स्टैंड ज़्यादा ही सख्त लेते जा रहे हैं वहाँ के सुप्रीम लीडर। अगर ये जीत के आते हैं अली खमेनी हसन रूहानी, अगर हसन रूहानी जीत के आते हैं तो इनके नेगोशिएशंस है वो वेस्ट के साथ में फिर से बढ़ेंगे। यानी जो अभी इनकी बातचीत चल रही है वेस्टर्न कंट्रीज के साथ में वो और आगे जाएगी। लेकिन दिक्कत यह है कि देखिए अब ट्रंप जो है यूएस के अंदर में वो ईरान के ऊपर में और ज़्यादा सैंक्शंस लगाते जा रहे हैं, तो इसलिए इनको भी एक प्रकार से काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और जवाब नहीं दे पा रहे हैं जनता के सामने। तो ये इस प्रकार के सर्कमस्टांसिस इमर्ज होकर आ रहे हैं ईरान के अंदर में। इससे ज़्यादा कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ में। देखिए कल हमने एक आर्टिकल डिस्कस किया था, आईआईपी का बेस ईयर को चेंज कर दिया गया है। क्यों चेंज किया? क्योंकि देखिए आईआईपी का काम क्या होता है? आईआईपी का काम होता है देश के इकोनॉमी के विभिन्न सेक्टर्स की दिशा और दशा बताना, क्या सिचुएशन है बताना, किस प्रकार की उनकी ग्रोथ रेट है, ये सब बताना। आईआईपी का काम ये नहीं है कि एक्चुअल विभिन्न सेक्टर्स में कितना ग्रोथ रेट है, मतलब एक प्रकार से कितना एक्चुअल प्रोडक्शन हुआ, एक्चुअल प्रोडक्शन उनका बताना काम नहीं है, सिर्फ ट्रेंड बताना आईआईपी का काम है। लेकिन दिक्कत यह है कि आईआईपी अपने काम यानी अपने पर्पस को सर्व करने में फेल हो रहा था, इसीलिए एक प्रकार से जो बेस ईयर है उसमें रिवीजन किया गया। इवन जो बास्केट्स की जो कंपोजिशन है उसमें भी चेंज किया गया। देखिए 2004-5 पहले बेस ईयर था और जो बास्केट्स थे उसके हिसाब से, यानी बास्केट का मतलब कि कौन कौन से सेक्टर के आप एक प्रकार से उन जिसके ट्रेंड को मेजर करने के लिए इंक्लूड कर रहे हो, यानी कहने का मतलब है कि आप आईआईपी मेजर कर रहे हो कई चीज़ों पे। कौन कौन सी चीज़ों पे? जैसे एग्जांपल के तौर पे मैन्युफैक्चरिंग में कितना ग्रोथ रेट हुआ, तो मैन्युफैक्चरिंग में कौन कौन सी चीज़ों को आप ऐड करोगे। जैसे मान लीजिए आप कैलकुलेटर को ऐड करोगे मैन्युफैक्चरिंग में, या फिर आप एक प्रकार से मोबाइल को ऐड करोगे, तो वो सब चीज़ें हैं। मैन्युफैक्चरिंग के अंदर में कौन कौन से आइटम्स को आप ऐड करोगे जिसके बेस पे आप मैन्युफैक्चरिंग की ग्रोथ रेट को मेजर करोगे। अब देखिए दिक्कत यह है कि 2004-5 में जो चीज़ें थी जिनके बेस पे आप मैन्युफैक्चरिंग एग्जाम्पल के तौर पर जिसकी ग्रोथ रेट को आप मेजर कर रहे थे, अब तो बहुत ज़्यादा चेंज आ चुका है। पहले देखिए अब कैलकुलेटर यूज होते थे 2004-5 में, तो आज देखिए समय कितना बदल गया। कैलकुलेटर को यूज नहीं करता, मोबाइल फोन्स हैं इतने ज़्यादा, उस समय मोबाइल फोन्स नहीं थे इतने। यानी जो बास्केट है जिसके दम पे जिसके बेस पे एक प्रकार से मैन्युफैक्चरिंग जो ग्रोथ रेट मेजर की जाती थी, वो बास्केट तुरंत चेंज हो जाइए। जो आइटम्स पहले यूज होते थे वो आइटम्स आज यूज नहीं होते, जो आइटम्स आज यूज होते हैं वो पहले नहीं यूज होते थे, तो इसीलिए चेंज करने की आवश्यकता थी। ये देखिए कुछ जो चेंजेस किए उनको देख लेते हैं। प्रीलिम में बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो स्लाइड है। देखिए अब बेस ईयर हो गया 2011-12 और किसने किया ये चेंज? सीएसओ ने किया, कल हमने डिस्कस किया था। और 9th सच एक्सरसाइज है ये। ऐसा भी आ सकता है कि दिस वाज द फर्स्ट टाइम दैट सीएसओ चेंज द बेस ईयर। नो, इट वाज नॉट द फर्स्ट टाइम, इट वाज द 9th टाइम। फर्स्ट टाइम द बेस ईयर वाज चेंज इन 1937, सो वी हैव टू कीप रिमेंबर दिस थिंग, दिस कैन बी आस्क्ड बाय द यूपीएससी। आगे देखिए नए प्रोडक्ट्स जो हैं काफ़ी ऐड किए गए हैं। रिन्यूएबल एनर्जी जैसे अभी काफ़ी ज़्यादा प्रोड्यूस की जा रही है, जैसे सोलर पैनल्स हैं, ऐसे ऐसे आइटम्स काफ़ी ऐड किए गए हैं। और जो कवरेज है वो भी बढ़ा दी गई है। पहले सिर्फ 620 आइटम्स को यूज़ में लाया जाता था ट्रेंड को एक प्रकार से मेजर करने के लिए, अब 809 आइटम्स पे एक प्रकार से मेजरमेंट होती है।
उसके बाद में देखिए अब ये जो पूरी चीज़ है उसको परमानेंट स्टैंडिंग अरेंजमेंट बना दिया गया है। यानी एक प्रकार से जो हमने कल डिस्कस किया था कि टाइम टू टाइम ये रिवीजन होता रहेगा, ऐसे नहीं कि बस एक बार करके छोड़ दिया, नहीं, टाइम टू टाइम अपने आप ऑटोमेटिक रूप से होता रहेगा ये रिवीजन। अब एक ये नाम पूछा जा सकता है कि 2012 में भी आईआईपी के बेस ईयर में रिवीजन करने के लिए ये लेट सुमित्रा चौधरी की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई थी। तो यूपीएससी के द्वारा ये पूछा जा सकता है कि ये जो सुमित्रा चौधरी की जो कमेटी थी वो किस पे थी। आगे देखिए क्या इफेक्ट हुआ। इफेक्ट तो कल भी हमने डिस्कस किया था कि देखिए पहले अगर मान लीजिए चेंज नहीं किया था तो पुराना जो बेस ईयर था उसके हिसाब से पिछले 5 सालों को जो एवरेज निकल के आ रहा था ग्रोथ रेट में वो 1.38% था, लेकिन नए बेस ईयर के हिसाब से जो एवरेज है वो 3.8% है। अगर मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो पुराने बेस ईयर के हिसाब से जो एक प्रकार से ग्रोथ रेट थी वो सिर्फ 0.94% थी, और नए बेस ईयर के हिसाब से मैन्युफैक्चरिंग में जो ग्रोथ रेट है वो 4.04% है। तो आप खुद ही देखिए कितना ज़्यादा चेंजेस अब आ चुके हैं। अब आगे वे फॉरवर्ड क्या है, देखिए ना सिर्फ आईआईपी में बल्कि और भी काफ़ी सारी चीज़ों में ये बेस ईयर को चेंज किया गया है, जैसे जीडीपी, होलसेल प्राइस इंडेक्स, डब्ल्यूपीआई, इनको भी एक प्रकार से जो बेस ईयर है वो 2011-12 से अलाइन कर दिया गया है। अब एक प्रकार से जो नई जीडीपी की सीरीज आएगी उसमें नए रिवाइज्ड आईआईपी के आंकड़ों को यूज किया जाएगा, और नए जीडीपी के एस्टिमेट कब आएंगे, ये आएंगे मई 31 से पहले। तो ये बस इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, बस और ज़्यादा कुछ नहीं। चलिए अगले आर्टिकल की तरफ अब चलते हैं। अगला आर्टिकल देखिए लेफ्टिनेंट जनरल डीएस हुड्डा के साथ में ये आर्टिकल है। ये आर्मी के नॉर्दर्न कमांड के हेड थे, तो कश्मीर के सिचुएशन को बारीकी से जानते हैं। तो इनसे जब पूछा गया कि क्या कश्मीर की सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब है वाकई में, तो ये कहते हैं कि देखिए जी हाँ ख़राब तो है, लेकिन 90s में और 2000 के दशकों में भी सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी, उस समय काफ़ी ज़्यादा मौतें हुई थी। लेकिन दिक्कत यह है, चिंताजनक बात यह है कि आज लोग बाहर निकल के आने लगे हैं, या तो बहुत ज़्यादा पत्थरबाजी होने लगी हैं, इवन लोगों का डर खुल गया है। आज जब आर्मी कुछ ऑपरेशंस चलाती हैं तो लोग एक प्रकार से बाधा डालते हैं उसके अंदर में, ऑपरेशंस चलाने से रोकते हैं। देखिए पहले जो आर्मी की ना काफ़ी ज़्यादा एक प्रकार से डर होता था, रिस्पेक्ट मान लीजिए कश्मीर में, आजकल वो डर खुल रहा है। अब जिस प्रकार से जो लोग हैं वहाँ पे इंटरफेरेंस करते हैं आर्मी के ऑपरेशंस में, वो वाकई में एक चिंताजनक बात है। लेकिन फिर भी कहते हैं कि कश्मीर में देखिए जो चीज़ है वो काफ़ी ज़्यादा एग्जेजरेट करके दिखा रही है। सिचुएशन खराब है, ये बात बिल्कुल सच है, लेकिन इतनी भी ज़्यादा खराब नहीं जिस हिसाब से मीडिया में पेश किया जाता है। अब जैसे बार बार डेली एक पिक्चर आती है कि जो स्कूल्स के बच्चे हैं वो एक प्रकार से सिक्योरिटी फोर्सेस को पत्थर मार रहे हैं। अब ये कहते हैं कि देखिए सिर्फ 4-5 स्कूल ऐसे हैं जिसमें स्टूडेंट्स हैं वो एक प्रकार से पत्थरबाजी में संलिप्त होते हैं। अब लेकिन डेली ऐसी पिक्चर प्रकाशित होती है न्यूज़पेपर्स में, मीडिया में, तो ऐसा लगता है कि कश्मीर के सारे स्कूलों में ऐसा हो रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है, सिर्फ 4-5 स्कूल ऐसे हैं। सिचुएशन को काफ़ी ज़्यादा एग्जेजरेट करके दिखाया जाता है। अब देखिए इनसे जब एक प्रकार से जो शहीद हुए लेफ्टिनेंट उमर फयाज, इनके बारे में पूछा गया, तो ये कहते हैं कि देखिए एक प्रकार से वास्तव में अनफॉर्चुनेट थी, जो काफ़ी एक प्रकार से इनका योगदान रहा, एक प्रकार से जो शहीद हुए अपने आप में बहुत ही दुखद बात है। लेकिन जो इसका एक प्रकार से क्यों ऐसा हुआ, ये कहते हैं कि देखिए आमतौर पे जो कश्मीर में था एक ऐसी अनकही बात थी, कन्वेंशन थी कि जब भी कोई आर्मी से रिलेटेड जो जवान हैं या फिर ऑफिसर्स हैं या फिर छुट्टी पर आए हुए पुलिसमैन हैं, उन पर कोई भी हमला नहीं करता, जो आतंकवादी है उन पर हमला नहीं करते। जबकि ये कन्वेंशन अब टूट रही है, और इसका मतलब यह है कि एक्सट्रीमिज्म है वो बढ़ता जा रहा है, एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजीज हैं वो कश्मीर के अंदर में बढ़ती जा रही हैं। तो इसका रिएक्शन देना चाहिए कश्मीरी सोसाइटी को कि कम से कम जो आर्मी के जवान या फिर जो ऑफिसर्स हैं वो छुट्टी पर जाते हैं, जो ड्यूटी पर नहीं है, उन पर अटैक नहीं करेंगे आतंकवादी, यानी जो वहाँ पे मिलिटेंट्स हैं वो। अब देखिए इनसे ये पूछा गया कि एक मेजर के द्वारा एक प्रकार से ह्यूमन शील्ड की तरह एक पर्सन को यूज किया गया, उसके बारे में आपका क्या कहना है। ये कहते हैं कि देखिए किसी भी तरह को कमेंट करने से पहले मैं सर्कमस्टांसिस को जानने की कोशिश करूंगा, मोटिव को जानने की कोशिश करूंगा। ये कहते हैं कि मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है कि किस प्रकार से वहाँ पे सिचुएशन थी, क्या कुछ और कदम उठाए जा सकते थे, क्या इस चीज़ को अवॉइड किया जा सकता था या नहीं अवॉइड किया जा सकता था। काइंड ऑफ जो इनका आंसर है वो डिप्लोमेटिक है। देखिए इंटरव्यू में कई बार बिल्कुल स्टैंड लेने से आपको बचना हो तो इस प्रकार के डिप्लोमेटिक आंसर्स आप दे सकते हो, ना इस साइड ना उस साइड, लेकिन आपने आंसर भी दे दिया। यानी ये जो चीज़ है, जो इनका आंसर है वो एक प्रकार से एनालिसिस भी दिखा रहा है कि इनके पास में एनालिसिस पावर काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन वो स्टैंड भी नहीं ले रहे हैं। तो काफ़ी इस तरह के जो एक प्रकार से जो लोग होते हैं, काफ़ी डिग्निटरीज होते हैं, उनके इंटरव्यू इसलिए हमें पढ़ने चाहिए, काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है इनके आंसर से हमें कि हमारा व्यू पॉइंट कैसे होना चाहिए। उसके बाद में क्या है, उसके बाद में देखिए ये कहते हैं कि जब आमतौर पे जो हमारी आर्मी जानी जाती है वो एक प्रकार से पॉपुलेशन सेंसिटिव अप्रोच के लिए जानी जाती है, और काफ़ी रिस्पेक्ट भी है इस चीज़ के लिए लोकल्स में आर्मी के प्रति। फिर देखिए ये एक प्रकार से जिंगोइस्टिक नेशनल मीडिया के बारे में बोलते हैं। देखिए आज आपने भी नोटिस किया होगा
कि काफ़ी बार जो मीडिया है वो एक्सट्रीम स्टैंड ले लेती है, यानी या तो आप इस पार हो या फिर उस पार हो, लेकिन ऐसा नहीं है। यानी सारे के सारे जो एक प्रकार से जो पत्थरबाज हैं वो पैसा लेके पत्थर नहीं मारते। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो एक प्रकार से प्रोपगेंडा में आ गए हैं या फिर उनका माइंड वॉश कर दिया गया है। तो एक प्रकार से इन सभी तरह की चीज़ों को समझने की आवश्यकता है। आपको एक प्रकार से एक्सट्रीम स्टैंड लेने से पहले सोचना होगा कि क्या इसका फर्क पड़ेगा। अब जैसे देखिए कई बार इस तरह की स्टेटमेंट्स आते हैं कि कश्मीरियों को पाकिस्तान में भेज दो, सभी कश्मीरियों को तमिलनाडु के किसी दूर दराज इलाके में जाके बसा दो। तो देखिए इस तरह की जो स्टेटमेंट्स होती हैं वो नुकसान ज़्यादा पहुंचाती हैं। जो खाई है कश्मीरीज और जो एक प्रकार से इंडिया के जो लोग हैं, कश्मीर भी इंडिया का पार्ट है, लेकिन जो मेनलैंड अमेरिका, जो इंडिया और कश्मीर के प्रति जो खाई है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है इस चीज़ से। तो एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स नहीं देनी चाहिए। ना सिर्फ मीडिया, आज सोशल मीडिया में भी आपने देखा होगा कि इस तरह की जो जिंगोइज्म है, उग्र राष्ट्रवाद है, उससे काफ़ी तरह का नुकसान होता है। तो इसको ये कहते हैं जो लेफ्टिनेंट जनरल DS हुड्डा कि इसको एड्रेस किए जाने की आवश्यकता है और मीडिया को भी समझने की आवश्यकता है कि आपको जो एलिनेशन है वहाँ पे उसको दूर किए जाने की आवश्यकता है, बजाय कि आप उसको बढ़ाओ। आगे क्या है, फिर ये कहते हैं कि देखिए बुरहान वानी की एक प्रकार से जब इनका एनकाउंटर किया गया था, ये आतंकवादी है, उसके बाद में एक प्रकार से ये पूरा अनरेस्ट पैदा हुआ कश्मीर के अंदर में। तो ये कहते हैं कि अगर आप होते तो इनको कि आप बुरहान वानी को एक प्रकार से उसका एनकाउंटर नहीं करते अगर आपको पता होता कि इस प्रकार से अनरेस्ट पैदा हो जाएगा कश्मीर के अंदर में। तो इनका देखिए इस बात पे कहना था कि जो 3 आतंकवादी थे उस समय में, आप अपने सोल्जर से कह नहीं सकते कि फर्क कीजिए आप आतंकवादियों के अंदर में। सभी आतंकवादी AK-47 पे गोली चला रहे थे आपके ऊपर में, सोल्जर्स के ऊपर में। तो उस समय एक प्रकार से फर्क नहीं किया जा सकता आतंकवादियों के बीच में। और ये फिर कहते हैं कि 2000 यानी बुरहान वानी के एनकाउंटर के बाद में ये अनरेस्ट पैदा नहीं हुआ, ये पहले से 2015 से हमने महसूस किया था कि अनरेस्ट आने वाला है, क्योंकि काफ़ी सारी सिचुएशन ऐसी थी उस समय। पाकिस्तान से एक प्रकार से जो पाकिस्तान प्रमोटेड टेररिज्म है वो बढ़ रहा था। नई गवर्नमेंट आई थी सेंटर के अंदर में, उनका स्टैंड एक प्रकार से सख्त है, सेपरेटिस्ट से बात नहीं करेंगे। सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा यूज हो रहा था पाकिस्तानियों के द्वारा। और इवन कश्मीर में भी नई गवर्नमेंट आई थी, जो BJP और PDP का जो अलायंस आया था। तो इस तमाम तरह की चीज़ों से ऐसा महसूस होना स्टार्ट हो गया था 2015 से कि एक प्रकार से जो सिचुएशन है वो या तो बिल्कुल ठीक हो जाएगी या फिर एक प्रकार से एक्सट्रीम हो जाएगी। तो कुछ वैसा ही हुआ, बिल्कुल एक्सट्रीम तो नहीं हुई, अभी भी आउट ऑफ कंट्रोल नहीं है और कंट्रोल इससे किया जा सकता है। तो कैसे इसको कंट्रोल किया जा सकता है? देखिए कोई एक कदम नहीं हो सकता इसको कंट्रोल करने के लिए। ऐसा नहीं है कि आप एक चीज़ बोलो और उससे कंट्रोल हो जाएगी। कोई इमीडिएट सॉल्यूशन नहीं, काफ़ी तरह के सॉल्यूशंस पे आपको काम करना होगा। पॉलिटिकल इशू पे बहुत ज़्यादा फोकस दिया जाता है सरकारों के द्वारा, जबकि और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसको आप एड्रेस कर सकते हो। रेडिकलाइजेशन काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, धर्म के प्रति रेडिकलाइजेशन काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, इसको आप रोक सकते हो। अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी ज़्यादा है, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। और उसके डेवलपमेंट, विकास लाओ आप कश्मीर के अंदर में, एक प्रकार से यूथ के साथ में एंगेज हो। और जो सेंस ऑफ एलियनेशन है, जो परसेप्शन क्रिएट हो गई है कि सरकार उनके लिए कुछ नहीं कर रही है या एलियनेशन काफ़ी ज़्यादा है, तो एक ये परसेप्शन को दूर करना है। इस गलत परसेप्शन जो क्रिएट हो गई है उसको दूर किया जाने की आवश्यकता है। इसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर तो प्रायोरिटी होनी चाहिए और टेररिस्ट को जल्द से जल्द न्यूट्रलाइज किया जाना चाहिए। तो ये काफ़ी सारे स्टेप्स उठाने चाहिए, ऐसा कहना है लेफ्टिनेंट जनरल DS हुड्डा का। अब देखिए अगले आर्टिकल की तरफ में चलते हैं। देखिए पिछले कुछ दिनों से इस तरह की खबरें देखने को आई, जो मिर्च यानी जो चिली फार्मर्स हैं, मिर्च के दाम काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए, तो चिली फार्मर्स को काफ़ी एक प्रकार से मुश्किलों का सामना करना पड़ा। ना सिर्फ मिर्च बल्कि कर्नाटका में काफ़ी टमाटर उगाया जाता है, तो टमाटर के दाम भी काफ़ी ज़्यादा कम हो गए। और तूर दाल है महाराष्ट्र के अंदर में, उनके दाम भी काफ़ी ज़्यादा कम हो गए। तो जो फार्मर्स हैं उनको बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा इन सभी चीज़ों से। तो देखिए आर्टिकल क्या कहता है, आर्टिकल कहता है कि जो स्पेकुलेटर्स होते हैं, जैसे एक प्रकार से MCX, जैसे शेयर मार्केट में शेयर्स की एक प्रकार से खरीद फरोख्त की जाती है स्टॉक एक्सचेंज में, BSE या NSE में, उसी प्रकार से MCX में कमोडिटी की खरीद फरोख्त की जाती है, चाहे वो दाल हो या टमाटर हो, ये सभी चीज़ों की, टमाटर तो नहीं, मतलब जो दूसरी कमोडिटीज़ हैं उनकी एक प्रकार से बाय और सेल उनको किया जाता है MCX की सहायता से। तो ये कहते हैं देखिए स्पेकुलेटर्स का काफ़ी बड़ा रोल होता है जब एक प्रकार से जो चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। अब पिछले साल देखिए इन चीज़ों के दाम काफ़ी ज़्यादा थे, मिर्च के, टमाटर के और तूर दाल के दाम काफ़ी ज़्यादा थे पिछले साल। तो फार्मर्स ने भारी संख्या में एक प्रकार से इनको उगाया इस साल। अब देखिए ये पूरी मार्केट जो है वो डिमांड एंड सप्लाई के कंसेप्ट पे काम करती है। अगर किसी चीज़ की डिमांड काफ़ी ज़्यादा है तो उसके रेट काफ़ी ज़्यादा होंगे, अगर कोई चीज़ बहुतायत में है तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी तो उसके रेट भी कम हो जाएंगे। तो इस साल फार्मर्स ने काफ़ी बड़ी संख्या में कमोडिटीज़ को पैदा किया तो उसकी डिमांड कम हो गई, तो उसके रेट भी कम हो गए। लेकिन जो स्पेकुलेटर्स हैं वो एक अच्छा काम करते हैं। MCX में जो स्पेकुलेटर्स होते हैं वे क्या करते हैं, इस शौक को रोक लेते हैं। अगर मान लीजिए किसी चीज़ की सप्लाई काफ़ी ज़्यादा हो गई है तो स्पेकुलेटर्स हैं वो एक प्रकार से स्टॉक में रख लेते हैं चीज़ों, गोदाम में
रख लेते हैं, स्टॉक करके रख लेते हैं उस चीज का, ताकि अभी उसको ना बेचा जाए। अभी तो वैसे ही काफी ज्यादा एक प्रकार से पैदावार है, मार्केट में वो चीजें बहुतायत में है, तो भी एक प्रकार से स्टॉक कर लिया जाए। जब उसकी डिमांड ज्यादा बढ़ जाएगी, यानी जब मार्केट में उस चीज की कमी हो जाएगी, तब उस चीज को बेचते हैं। तो किसानों को इस चीज का फायदा होता है, क्योंकि देखिए जो ये स्टॉकर्स हैं वो स्टॉक करके रख लेते हैं, तो किसानों को इस चीज का फायदा होता है, उनको अपने फसल के उचित दाम मिल जाते हैं, क्योंकि स्टॉक हो गए हैं तो फसलें बहुतायत में नहीं है मार्केट में। और एक बात और भी, जो ये देखिए मार्केट में जो व्यापारी होते हैं, व्यापारी भी एक प्रकार से किसानों की सहायता करते हैं कई बारी। कैसे? क्योंकि देखिए अगर मान लीजिए कोई चीज ज्यादा है तो भी एक प्रकार से ये भी स्टॉक करके रखते हैं, जो मार्केट के व्यापारी होते हैं, ये भी ग्रेन मार्केट में जो आड़ती भी आप जिन्हें कहते हो, तो ये भी फसलों के दाम एक लेवल से कम होने में नहीं देते, शॉक को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि सरकार अभी एक इस प्रकार का रूल सरकार ला रही है कि एक लेवल के बाद में आप स्टॉक नहीं कर सकते। अब सरकार तो देखिए उनकी इंटेंशन सही है, सरकार तो इसलिए स्टॉक करने से रोकती है क्योंकि एक प्रकार से रेट बहुत ज़्यादा ना बढ़ जाए, और एक प्रकार से स्टॉकिंग से, जमाखोरी से, कालाबाजारी से रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, कंज्यूमर्स को नुकसान होता है। इससे सरकार की इंटेंशंस दूसरी तरह की हैं, लेकिन देखिए उन इंटेंशन से किसानों को नुकसान पहुंचता है। अगर ये व्यापारी जो है वो स्टॉक नहीं करेंगे तो रेट बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे, रेट बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे तो किसानों को काफ़ी नुकसान पहुंचेगा। अब ये देखिए एक आंकड़े के अनुसार देखिए किसानों को सिर्फ अपनी फसलों का सिर्फ 20-25% मिल पाता है, और इवन कंज्यूमर्स को भी नुकसान होता है। स्पेकुलेशंस बंद होने से कंज्यूमर्स को भी नुकसान होता है, फार्मर्स को भी नुकसान होता है, क्योंकि देखिए जो इन्वेस्टमेंट है वो कोल्ड स्टोरेज में तो होती नहीं है। मान लीजिए अब फसलें बहुत ज़्यादा हो गई, तो कोल्ड स्टोरेज तो है नहीं उन फसलों को स्टोर करने के लिए, तो 40% हमारी फसलें हैं वो तो खराब हो जाती हैं। तो फाइनल सॉल्यूशन यही दिया गया है इस आर्टिकल में कि फ्री मार्केट को बढ़ने से रोका ना जाए, और जैसा भी मार्केट काम कर रही है मार्केट को बढ़ना दिया जाए। क्योंकि देखिए जो एडम स्मिथ का कंसेप्ट था हिडन हैंड का, सभी अपना अपना फायदा देखेंगे तो सबका फायदा होगा। स्पेकुलेटर्स अपना फायदा देखेंगे, किसान अपना फायदा देखेंगे, तो सबका फायदा ऑटोमेटिक हो जाएगा। फ्री मार्केट को प्रमोट किया जाना चाहिए। तो ये पूरा आर्टिकल था। आज के डिस्कशन में बस इतना ही। थैंक यू, एंजॉय।